नमस्कार, मैं प्रेम गोस्वामी, जैसलमेर का लोकल गाइड आपको जैसलमेर के इतिहास के बारे में बताऊंगा। ये जो अभी अपन खड़े हैं, पश्चिमी राजस्थान का सबसे दूसरा पुराना किला है जैसलमेर। चित्तौड़गढ़ सबसे पुराना और उसके बाद जैसलमेर। चित्तौड़गढ़ बना हुआ है 8वीं शताब्दी में, महारावल बप्पा के द्वारा उसका जीर्णोद्धार किया था। और जैसलमेर का जो किला है महारावल जैसल देव के द्वारा बनाया गया था। जैसल देव ने 12 जुलाई 1156 में इस किले की नींव रखी थी और धीरे धीरे इसका विकास होते हुए 1313 के आसपास पूरा बन के महारावल भीम के समय में बन के पूरा कंप्लीट हो गया। इस किले की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बड़े बड़े पीत पाषाणों से बना हुआ जो बहुत ही बड़े मजबूत है। जब इस किले का निर्माण करवाया गया तो यहाँ पर जो भवन सामग्री होती थी वो नहीं होती थी, जैसे सीमेंट है, चूना है, गारा नहीं था। खाली पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ा गया, लोहे की रोडों से उसे कनेक्ट किया गया और शीशा पिघला करके इनके जॉइंटों में डाला गया, जिससे ये किला इतना मजबूत हो गया कि इसके ऊपर तोप से फायर करेंगे तो भी इसमें छोटा मोटा गड्ढा हो जाएगा लेकिन दीवार गिरेगी नहीं। और 8 हेक्टेयर तक का भूकंप आएगा तो ये स्ट्रक्चर नीचे नहीं गिरा। ये इसकी मजबूती है, ये उस जमाने की इंजीनियरिंग है जो देखने के लायक है। अभी जो पहले खड़े हैं ये है पहला गेट। महारावल अक्खे सिंह के द्वारा इसको बनाया गया था 17वीं शताब्दी में, इसलिए इस गेट का नाम अक्खे प्रोल है। अक्खे सिंह महारावल का नाम था। PR प्रोल बोलते राजस्थानी भाषा में, जो बड़ा गेट होता है उसको प्रोल बोला जाता है। अब अपन चलेंगे आगे, यहाँ से प्रवेश करेंगे किले के अंदर। आइए, अभी आगे अपन इस किले के अंदर और पहले गेट से ऊपर चढ़ाई बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे अपन किले के अंदर आएंगे तो किले की चढ़ाई बढ़ती जाएगी और किले के जो चारों गेट है उसको सुरक्षा की दृष्टि से इस तरह से बनाया गया है कि जैसे आप प्रवेश करोगे पहले गेट से तो दूसरा गेट, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा गेट बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। पुराने जमाने में एक राजा दूसरे राजा के जब आक्रमण करता था तो हाथी को शराब पिला करके गेट को तोड़ने के लिए, पुरोलों को तोड़, दरवाजों को तोड़ने के लिए उसका उपयोग करते थे। तो हाथी जैसे जानवर की स्पीड को, गति को कम करने के लिए इसको चढ़ाई में बनाएगा और गेट बिल्कुल गोलाई में बनाया। तो हाथी जैसा भारी जानवर घूम नहीं पाता था और गेट टूटते नहीं थे। भारत में जब तक मुगल लोग नहीं आए तब तक गोला बारूद नहीं था, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से दरवाजे सुरक्षित होते थे। और जब मुगलों का आक्रमण शुरू हो गए तो ये लोग जब भी युद्ध होता तो दरवाजों के आगे पीत पाषाणों की दीवारें कर देती थी, जिससे इसके ऊपर तोपों का असर बहुत कम होता था। अब आपको बता दूं, ये जो सामने आप देख रहे हो किला, इसको 3 नामों से जाना जाता है इतिहास के अंदर। सबसे पुराना नाम है इसका राजाओं के समय में त्रिकुटगढ़। त्रिकुटगढ़ इसको इसलिए बोलते हैं कि ये 3 कोनों की पहाड़ी पे बना हुआ है और गढ़ बोलते राजस्थानी भाषा में फोर्ट को, किले को। दूसरा नाम है इसका स्वर्ण किला, गोल्डन फोर्ट। स्वर्ण किला इसको इसलिए बोला जाता है कि ये पूरा पीले पत्थरों से बना हुआ है और जब सूर्य उदय होता है तो ये पूरा सोने की तरह चमकता है, इसलिए इसको वर्ल्ड के अंदर गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, गोल्डन फोर्ट के नाम से, स्वर्ण किला और स्वर्ण नगरी। तीसरा उसका रियल नेम, जो सही नाम है इसका, वो महारावल जैसल के ऊपर है। राजा जैसल के नाम से इस किले का नाम जैसलमेर रखा गया। जैसल राजा का नाम, मेर या मेरू बोलते हैं संस्कृत भाषा में, जो पहाड़ी होती है उसको। राजा का नाम जैसल, पहाड़ी का नाम मेरू, उसका शुद्धिकरण करके इसका नाम रखा गया जैसलमेर। इस किले के अंदर ऐसे गोल गोल जो आप जो दीवार देख रहे हो, ऐसे 99 बुर्ज बने हुए, 99 टावर जिसको बोलते हैं, और इनके ऊपर जो गोल गोल आप पत्थर देख रहे हो, बेलनाकार पत्थर देख रहे हो, ये उस जमाने का गोला बारूद होता था। लकड़ी की तोप होती थी और पत्थर के गोले, जैसे बाहुबली पिक्चर में दिखाया गया वैसे लकड़ी की तोप में डाल करके पत्थर के गोले फेंके जाते थे इस तरह से। मुगल जब तक नहीं आए तब तक यही तोप और यही गोला बारूद होता था। इस किले के ऊपर मुगलों ने 4 आक्रमण किया लेकिन किले को कोई भी जीत नहीं पाया। भारत में आने के लिए मुगलों के 2 ही रास्ते थे, या तो लाहौर से पंजाब, पंजाब से अटैक करके सीधा दिल्ली पे करे, या सिंध प्रदेश से जैसलमेर होके आए और जैसलमेर से आगे भारत में प्रवेश करे। इसलिए जो भी मुगल सिंध प्रदेश से आते थे भारत के अंदर तो उनके जैसलमेर के राजाओं के साथ युद्ध करना पड़ता था। अलाउद्दीन खिलजी के साथ इनका युद्ध हुआ, मोहम्मद गजनी के साथ हुआ और अमीर अली पठान के साथ हुआ, लेकिन कोई भी इस किले को नहीं जीत पाया, क्योंकि इसकी सुरक्षा की दृष्टि से किला इतना मजबूत बना हुआ था कि जब लोग रेगिस्तान को पार करके आते थे तो उनकी सेना थक जाती थी और किले के चारों तरफ उनको डेरा डाल करके 5 से 10 दिन आराम करना पड़ता था, तब जाकर के वो किले को ऊपर आक्रमण करने के लायक बनते थे। तब तक ये लोग छापामार युद्ध करके उन लोगों को हरा देते थे। किस तरह से? आमने सामने का युद्ध नहीं करना है, गुरिल्ला युद्ध करके रात को सोते समय सेना के ऊपर अटैक करो, मारकाट नहीं करनी, खाली उनका खाने पीने का सामान चुरा लो, हथियार चुरा लो, सेना अपने आप चली जाएगी। रेगिस्तान में पीने के लिए कहीं पानी उपलब्ध नहीं होता था, कहीं छायादार वृक्ष इस किले के आसपास नहीं होता था, खेती बाड़ी बिल्कुल यहाँ होती ही नहीं थी। इसलिए एक कवि ने कहा है जैसलमेर आने के लिए कि घोड़ा कीजिए काट का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोह का, तब देखो जैसान है। यानी
आपका जो घोड़ा है वो लकड़ी का, आपका शरीर वो पत्थर का होना चाहिए और आपके कपड़े लोहे के, जो सर्दी गर्मी बारिश और भूख प्यास को सहन कर सके, तभी आप जैसलमेर पहुंच सकते हो। नहीं तो इस रेगिस्तान के समंदर में रात को आप किस टीले पे सो गए, आपको नहीं पता किस टीले पे सोना चाहिए और किस पे नहीं। रात को एक टीला उड़ करके दूसरे टीले पे आ गया और आप इसी तरह दफन हो जाओगे। कहा जाता है मोहम्मद गजनी ने जब सोमनाथ मंदिर को लूटा और वापसी में इस रास्ते को चुना, थार रेगिस्तान को होते हुए जब वो यहाँ से निकले, तो उसकी आधी सेना और जो भी उसने सेना चुराया था सारा इस रेगिस्तान में दफन हो गया। अब चलेंगे अपन ऊपर की तरफ, जैसलमेर फोर्ट के दूसरे गेट की तरफ, जिसका नाम है सूरज प्रोल। आइए, हम आगे हैं, दूसरा गेट है सूरज प्रोल, दूसरी प्रोल। जब मुगलों के आक्रमण होते थे तो मुगलों ने अमीर अली पठान के द्वारा पहला गेट तोड़ दिया गया और यहाँ मैदान में तोपें ला करके लगा दी गई और अंदर प्रवेश करने के लिए उन्होंने तोपों से सामने वाली दीवार के ऊपर फायर किया, जिसमें छोटे मोटे 4 गड्ढे हो गए, जिसमें कबूतर बैठे हुए आप देख रहे हो। ये दीवार पत्थर की, शीशे और लोहे की होने की वजह से बहुत मजबूत होती थी, जो तोपों से टूटती नहीं थी। उनको लगा कि इधर दीवार हो सकती है, इसलिए उन्होंने इस चौकी के ऊपर तोप रख करके फिर वापस दूसरे गेट के ऊपर की तरफ फायर किया, जहां कबूतर बैठे उसमें भी 4 छोटे मोटे गड्ढे हो गए। वो लोग समझ गए कि तोपों से इस दीवार को गिराया नहीं जा सकता, तो उन्होंने यहाँ से धीरे धीरे पलायन करना शुरू कर दिया। अभी हम जो खड़े हैं ये है बेरीसाल बुरुज, महारावल बेरीसाल सिंह के द्वारा बनाया गया था। यह पुराने ज़माने में एक सज़ा देने का एक जगह होती थी। छोटे से छोटे जुर्म और बड़े से बड़े जुर्म की एक ही सज़ा थी यहाँ पर, मृत्युदंड, ताकि जनता में भय बना रहे, जनता किसी भी प्रकार का जुर्म नहीं करे। इस बुरुज के नीचे 80 फीट नीचे कुआं खोदा हुआ था। कुएं के अंदर एक लोहे का घेरा लगा रहता था, जिसमें छोटे छोटे तीर होते थे, जिनके ऊपर जहर लगा रहता था। आदमी के ऊपर, आँखों के ऊपर पट्टी बांध के वहाँ ऊपर खड़ा करके उसको नीचे धक्का दिया जाता था। वो नीचे कुएं में जाके गिर जाता था और सारी सुइयाँ जो होती थी वो तीर छोटे छोटे उसके शरीर में प्रवेश कर जाते थे और धीरे धीरे जहर फैलता था और आदमी की डेथ हो जाती थी। लेकिन उसकी डेथ होने के बाद उस डेड बॉडी की बदबू बाहर नहीं आए, महामारी नहीं फैले, तो मिस्र के अंदर जो मम्मी तैयार की जाती थी, वैसे शव को सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ इसके अंदर लेप लगाया जाता था, जिससे बदबू बाहर नहीं आती थी और धीरे धीरे बॉडी अंदर सड़ के खत्म हो जाती थी। यह है बेरीसाल बुरुज। बेरी बोलते हैं राजस्थानी भाषा में दुश्मन को और साल बोला जाता है सजा को, इसलिए इसका नाम रखा गया बेरीसाल। और यह है दूसरा गेट सूरज प्रोल। इसको स्वागत द्वार भी बनाया जाता है। जब राजा लोग शादी करके आते थे या युद्ध जीत के आते थे तो उनका यहाँ पर स्वागत किया जाता है। आज भी हमारे राजस्थान में एक परंपरा है, जब घर में शादी होती है तो ऐसे ऊपर देखेंगे लकड़ी का तोरण लगाया जाता है दूल्हे के स्वागत के लिए। तो इन्होंने परमानेंट पत्थर का तोरण लगा दिया यहाँ पर, जो नीचे की तरफ आप देख रहे हो। जो बीम बना हुआ उसके सेंटर में एक छोटी सी गणेश की प्रतिमा बनी हुई है और ऊपर की तरफ देखेंगे आप 2 लेडीज है, जिनकी रिद्धि और सिद्धि, जो गणेश भगवान की पत्नी है, रिद्धि सिद्धि माता की प्रतिमा बनी है और बीच में सूर्य देव भगवान की प्रतिमा बनी है, जो सारे संसार का ऊर्जा कारक है, जो सूर्य को, सारे संसार को रोशनी देते, उनकी प्रतिमा बनी है। यह है दूसरा गेट सूरज प्रोल। अब चलेंगे अपन धीरे धीरे ऊपर की तरफ, तीसरे गेट की तरफ। ठीक से देखना चाहे तो ऊपर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे, यहाँ गोले बारूद रखे हुए, लंबे वाले बेलनाकार होते थे, ये मिसाइलें होती हैं। लंबे वाली पत्थर मिसाइल है और जो गोल गोल है ये गोलाकार गोले, पत्थर के गोले, लकड़ी की तोप के अंदर। जैसलमेर किले का वॉचिंग टावर होता था, यहाँ पर सैनिक खड़े रहते थे, दूरबीनें लगी रहती थी, जहाँ से कहा जाता है 12 कोस तक दिखाई देता था, यानी 36 किलोमीटर यहाँ से दिखता था। जब कभी भी युद्ध होता था वहाँ से लाल झंडा दिखाया जाता था और सिटी को अलर्ट किया जाता था। गेट के ऊपर तीसरी प्रोल के अंदर, इसको बोलते हैं गणेश प्रोल। जब जैसलमेर किले का काम शुरू किया गया था तो जैसलमेर किले की नींव यहीं से रखी गई थी, इसलिए हिंदू धर्म के अंदर, हिंदू शास्त्र के अनुसार जो भी काम किया जाता है भगवान गणेश के नाम से, श्री गणेश होते हैं, इसलिए इस गेट का नाम भी गणेश प्रोल रखा गया और यहीं से किले का निर्माण शुरू किया, यहाँ से नींव रखी गई। सामने जो आप गेट देख रहे हो ये केर की लकड़ी का बना हुआ है। ये 700 साल पुराना दरवाजा है। इसकी खासियत क्या है, इसको कभी भी दीमक नहीं लगता है, क्योंकि केर की जो लकड़ी होती है बहुत ही कड़वी होती है। राजस्थान में इसकी सब्जी भी बनती है और शुगर के लिए जो दवा बनती है उसमें भी इसका रस काम में आता है। आई जमाने में जैसलमेर में खेती बाड़ी नहीं होती थी, इसलिए ज़्यादातर यहाँ पर हैंडवर्क का काम होता था, हाथ का काम। तो लोग घरों के अंदर इस तरह का काम किया जाता है। इसको बोलते हैं एम्ब्रॉयडरी वर्क, जिसमें कपड़े के ऊपर धागे से ज़्यादातर काम किया जाता है। ये मुस्लिम शैली में बना हुआ है और ये कपड़े की कटिंग करके, छोटे छोटे कपड़ों को, टुकड़ों को कटिंग करके उसका एक बेडशीट बना हुआ है, जिसको रजाई का कवर बोल सकते हैं अपन, पलंग में बिछा भी सकते हैं चदरी की तरह। इसको राजस्थानी भाषा में रली बोलते हैं। ये विदेशों में एक्सपोर्ट होता है, इसका नाम है गुदड़ी, ये जिसमें कपड़ा कम धागा ज़्यादा है, जिसको सर्दी गर्मी दोनों में यूज कर सकते हैं।
इस पे देखिए आप, बहुत अच्छा पैचवर्क का काम हुआ है। देखिए हाथ से बना हुआ सारा कपड़े के ऊपर। ये एक तोरण द्वार है, अपने घर का जो मुख्य द्वार होता है उसके ऊपर एक तोरण लगाते, वो तोरण है। बीच में गणेश भगवान की प्रतिमा है, साइड में बहुत अच्छी सीनरीज बनी हुई है, आप देखिए। तो हम आगे है, जो चौथा दरवाजा है, चौथी प्रोल है, चौथा गेट है, इसको बोलते हैं हवा प्रोल। इसी के ऊपर पूरा महाराजा पैलेस बना हुआ। ऊपर की तरफ देखेंगे अपन, ये महाराजा पैलेस। ये इधर देखेंगे अपन राइट साइड में एक झरोखा बना हुआ ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं नगाड़ा पुरुष। पुराने जमाने में राज्य को सूचित करने के लिए किसी भी प्रकार राजा के द्वारा जो सूचना दी जाती थी, एक बहुत बड़ा ड्रम रहता था, नगाड़ा था, उसको बजाया जाता था और शहनाई की तरह एक वादन होता था, बेरी जिसको बोलते थे, उसको बजाया जाता था। जब नगाड़ा और बेरी दोनों साथ में बजते थे तो युद्ध का आगाज होता था। ये युद्ध का एक सिग्नल होता था। सारी जनता जो अंदर रहती थी वो तैयार हो जाती थी और युद्ध के लिए ड्रेसेस पहन के सेना की तरह तैयार होकर मैदान में आगे जो चौक बना हुआ उसके अंदर इकट्ठे हो जाते थे। और बाकी जो नॉर्मली जो सूचना दी जाती थी उसके लिए भी इस ड्रम को बजाया जाता। उस समय उसके साथ सेनाई नहीं बजाते थे, खाली ड्रम बजता था और राजा का जो संदेश होता था वो पब्लिक को दिया जाता था। आई हवा प्रोल। आप जैसे इसके अंदर घुसोगे तो आपको पता चल जाएगा इसका नाम हवा प्रोल क्यों है। कैसा भी मौसम रहेगा, सर्दी गर्मी बारिश, हवा का झोंका आएगा। आई कि 3 गेट की चढ़ाई चढ़ के जब आदमी यहाँ पर आता था, तो जब यहाँ इस गेट के अंदर प्रवेश करता था, इस प्रोल के अंदर जब आता था तो हवा आनी शुरू हो जाती थी। तो कुछ समय के लिए यहाँ पर लोग बैठते थे, तो 3 गेट की चढ़ाई की जो थकान होती थी यहाँ बैठ के हवा में सुस्ता लेते थे, जिससे उनकी जो सुस्ती है, थकावट है, वो दूर हो जाती थी। उसके बाद लोग अपने घरों के अंदर चले जाते थे। अब चलेंगे अपन मेन चौक के अंदर। किले का जो मेन चौक है वहाँ पर, जय श्री कृष्ण। इस किले का दशहरा चौक, इस किले के अंदर सबसे ज़्यादा जो खुली जगह है वो यही है। यहाँ पर आते किला 4 भागों में विभाजित हो जाते थे। हिंदू धर्म के अनुसार 4 वर्ण होते थे, चारों वर्णों के लिए अलग अलग इस किले के अंदर व्यवस्था होती थी। उधर की तरफ जो गली जा रही है, रास्ता जा रहा है, वो लेफ्ट साइड में वो क्षत्रिय लोगों के लिए होता था, जहाँ क्षत्रिय लोग रहते थे। पीछे की तरफ जो महल देख रहे हो उसके पास से जो गली जा रही है वो ब्राह्मण लोगों के लिए होते थे। और ये बीच में जो सेंटर से गली जा रही है, बीच में से ये होती थी व्यवसायी लोग, जिनको क्षत्रिय ब्राह्मण और वैश्य बोला जाता। और पीछे की तरफ ऊपर की तरफ गली जा रही है आगे जाके, ये होते थे शूद्र लोगों के लिए। 4 वर्णों के लिए अलग अलग व्यवस्था होती थी और बीच सेंटर में राजा होते थे। पीछे की तरफ आप देखेंगे दुकानें बनी हुई जिसमें छोटा मोटा सामान मिलता था जो लोगों की दैनिक उपभोग होते थे। किसी को भी किले से बाहर जाना अलाउ नहीं होता था। जैसलमेर लोगों का एक ड्रेस कोड होता था जिससे पता चलता है कि जैसलमेर का रहवासी है। जैसे आजकल आधार कार्ड बनता है वैसे एक ड्रेस कोड होता था। दाढ़ी मुँह से रखनी पड़ती थी कंपलसरी, धोती पहनती पड़ती थी और नीचे जूती पहनी पड़ती थी चमड़े की, जिससे पता चलता था। इसके अदरवाइज जो भी ड्रेस कोड होता था उससे बाहर आता था, पता चलता था कि बाहर का आदमी है। अब इस किले के चौक के अंदर अपन देखेंगे, राजस्थान के अंदर 2 प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं। एक गणगौर होता है और दूसरा दशहरा उत्सव होता है। दशहरा जैसलमेर में धूमधाम से मनाया जाता था। दशहरे के दिन राजा जी यहाँ आके बैठते थे। सामने जो आप मार्बल का सिंहासन देख रहे हो सीढ़ियों के ऊपर की तरफ, वो, और नीचे जो सीढ़ियाँ बनी हुई है उसके ऊपर राजा के जो अधिकारी होते थे, मंत्री है, दीवान है, वित्त मंत्री है, सेनापति है, वो लोग और राजा के भाई लोग और आम पब्लिक होती थी, यहाँ पर बैठते थे। जब पूरा दशहरा पूरा हो जाता था तो माता जी को खुश करने के लिए सामने चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर दशहरे के दिन भैंसे की बलि चढ़ाई जाती थी। वो जो ठेला लगा हुआ है सामने नारियल का, उसके पीछे की तरफ जगह रखी हुई थी, वहाँ भैंसे को खड़ा किया जाता था और दशहरा पूरा होने के बाद माता जी को बलि चढ़ाई जाती थी। 1975 में एक हिंदी मूवी बनी है रेशमा और शेरा, उसके अंदर इस पूरे दशहरे को पिक्चराइज किया गया था, किस तरह से दशहरा मनाया जाता है, किस तरह से बलि दी जाती है वो। उसके बाद इंदिरा गांधी ने एक एक्ट बना दिया बलि प्रथा का, तो उसके बाद बलि प्रथा सिटी के अंदर बंद हो गई। लेकिन आज भी तनोट माता का मंदिर जो यहाँ से 140 किलोमीटर दूर है बॉर्डर पे, वहाँ बलि दी जाती है दशहरे के दिन। दूसरा गणगौर, गणगौर का यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है उत्सव। यहाँ से शोभा यात्रा निकलती है महल से, अंदर गणेश गणगौर माता की प्रतिमा रखी गई है। हमने जो आप देख रहे हो सफेद गुम्बद बड़ा वाला जो बिल्डिंग है, वो उस जमाने का राज दरबार था, जहाँ राजा का दरबार रहता, जिसको कोर्ट बोलते हैं, आज के ज़माने में कोर्ट बोलते हैं, न्यायालय, वो ज़माने का न्यायालय होता था। और ये सामने 8 जुलाई रेस्टोरेंट देख रहे हो आप, ये उस ज़माने की रिजर्व बैंक होती थी जैसलमेर की, जहाँ पर हर राजा अपने अपने नाम के सिक्के छपवाता था, जिसको रिजर्व बैंक बोल सकते हैं। 8 जुलाई रेस्टोरेंट ये पीछे की तरफ है महाराजा पैलेस, राजा जी का महल है, और इधर है महारानी का महल। राजा जी का महल देखेंगे पूरा खुला है और रानी जी का महल देखेंगे पूरा बंद है। राजस्थान में घूंघट प्रथा होती थी,
रानियां बाहर नहीं आती थी, इसलिए अपने महल से छोटी छोटी जालियों के द्वारा जो भी यहाँ पर दशहरे का गणगौर का प्रोग्राम होता है उसको देखते थे। अंदर से वो बाहर देखे, लेकिन बाहर का कोई भी लोग अंदर नहीं देख पाए, तो उस हिसाब से इस महल को पूरा ढका गया था, बनाया गया था। अब अपन पीछे की तरफ देखेंगे, जो लकड़ी का बड़ा सा दरवाजा बना हुआ उधर, वो ये राजा की घुड़शाला होती थी और यहीं राजकुमारों को रखा जाता था। पास में राजकुमारों का महल है, उनको यहाँ तीरंदाजी, घुड़सवारी, तलवारबाजी सिखाई जाती थी। इनका गुरुकुल भी होता था और तीरंदाजी का युद्ध अभ्यास करने का स्थान भी होता था। सामने जो आप देख रहे हो राजा का महल है, उसमें जो ये सामने खुले वाला खिड़की दिख रहा है, ये राजा का बेडरूम होता था, शयन कक्ष होता था। राजा लोग यहाँ सोते थे। अब इस कलात्मक झरोखों को आप देखिए, इनके ऊपर जैसलमेर का पीला जो पत्थर है उसके ऊपर बारीक कार्विंग का काम किया गया है। जैसलमेर का जो पीला पत्थर होता है बहुत ही मुलायम होता है, मक्खन की तरह। इसके ऊपर इसलिए बारीक से बारीक कार्विंग का काम, नक्काशी का काम इसके ऊपर किया जा सकता है। जो खुले वाला खिड़की है, इसके जो पिलर्स है उसके ऊपर वाला गोल छज्जा है वो, और नीचे की तरफ जो एक पत्थर लगा है उसमें आप देखिए छोटे छोटे मयूर बने हुए हैं, मोर का आकृति बना हुआ है, जिसमें कुछ 99 मोर बने हुए हैं। 99 मोर इसके अंदर बने हुए हैं। ये राजस्थानी भाषा में एक गहना बनता है जो औरतें हमारे यहाँ गहनों में गले में पहनती है, जिसको राजस्थानी लोकल भाषा में निम्बोली बोला जाता है। साइड में 3 खिड़कियाँ इधर है और 3 खिड़कियाँ इधर है, उनमें छोटी छोटी बीच में विंडोज बनी हुई, छोटी खिड़की और बनी हुई, जिनके ऊपर जालीनुमा कार्य किया गया है। उस जाली को आप देखिए पत्थर, पीले पत्थर से बनी है और बहुत ही बारीक है, जिसके अंदर से हवा आती है। जैसे लोहे की जालियाँ होती है वैसे पत्थर की जालियाँ, जिनमें से हवा जाती थी। इस तरह से बनाया जाता था ताकि धूल भरी आंधी आए तो धूल रुक जाए और फ्रेश हवा इस रूम के अंदर जानी चाहिए। तो ये जो डिज़ाइन है, ये जो हाथ का ब्रेसलेट, पाँव का पायल, कमर का जो करदनी बनता था, उसका डिज़ाइन है। और इन सब के नीचे की तरफ आप देखेंगे गोल गोल लट्टू की तरह एक लटकन लटक रही है। ये औरतें कानों में पहनती है, एक प्रकार का गहना होता है जिसको लोकल भाषा में झूमर बोला जाता है या झुमका बोलते हैं। ये इस जैसलमेर पत्थर की सबसे बड़ी खासियत है। जैसलमेर में जो लोग देखने के लिए आते हैं वो पत्थर के ऊपर जो नक्काशी का काम किया हुआ उसी को देखने के लिए आते हैं। ऐसा वर्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर इतना बारीक कार्विंग का काम, नक्काशी का काम कहीं भी नहीं किया हुआ है। इधर इस राजमहल में देख सकते हैं और इधर की तरफ आप देखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा चामुंडा माता के मंदिर में तो और भी बहुत कार्विंग, बारीक कार्विंग का काम हुआ है। आइए खड़े हैं, ये राजमहल का दरवाजा है। इधर की तरफ आप देख रहे हो सिंदूर से बने हुए हाथ है, हैंड प्रिंट। इसको बोलते हैं सती की पगोती है। जब राजा युद्ध में मारा जाता था तो उनके पीछे जो उनकी औरतें होती थी, राजा की मृत्यु के बाद उनके शव को इन चौक के अंदर शव के साथ खुद को जिंदा जला देती थी, उसको सती होना बोला जाता था। और शव के बिना राजकुमारी और रानियां खुद को चिता के अंदर जिंदा जला देती थी, जिसको जोहर बोलता था। और इनको राजस्थानी भाषा में साका भी बोलते हैं। जैसलमेर इतिहास में 2.5 साके हुए हैं, मोहम्मद गजनी के समय, अमीर अली पठान के समय, यहाँ के राजा महारावल मालदेव के समय और महारावल लूणकर्ण के समय भी। तो जब सती होते थे या जोहर होते थे उससे पहले हैंड प्रिंट, हाथ सिंदूर से हाथ करके यहाँ छापे जाते थे। तो आज भी दशहरे के दिन उन सतियों को याद करने के लिए पहले यहाँ पूजा होती है, उसके बाद दशहरे का प्रोग्राम शुरू होता है। वो जो सामने आप मार्बल का सिंहासन देख रहे हो, महारावल वहाँ, जो बाकी सेनापति, मंत्री, दीवान लोग यहाँ सीढ़ियों पे और आम पब्लिक इस चौक के अंदर बैठते थे। आइए अब चलेंगे ऊपर। हर देश का एक झंडा होता है। वैसे राजस्थान के अंदर छोटी छोटी रियासतें थी, उनमें से जैसलमेर एक रियासत थी। ये जैसलमेर रियासत का स्टेट सिंबल होता था छत्राला यादवपति। एक छाता होता है जो कृष्ण भगवान की निशानी है, जो इनके कुल देवता है, और यादव इनकी जाति होती थी। और पति बोलते किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को छत्राला यादवपति। दोनों तरफ हिरन बने, बीच में एक टूटा हुआ हाला है, ऊपर चिड़िया बनी। ये स्टेट सिंबल है, जैसे अपने भारत का तिरंगा होता है वैसे। ये है राजा की कुल देवी का मंदिर। हर धर्म के अंदर, हर जाति के अंदर एक कुल देवी होती है। वैसे ये राजपूत भाटियों की जैसलमेर राजघराने की कुल देवी है, जिनकी माता का नाम है स्वांगिया माता। स्वांगिया माता जी का निज मंदिर बना हुआ है। राजा लोग सुबह उठने के बाद सर्वप्रथम इनकी पूजा करते थे, उसके बाद अपने राजकाज का काम शुरू किया जाता था। आज भी इसमें पूजा चालू है। इस पिलर्स को देखेंगे, जैसलमेर फोर्ट को बने हुए 850 ईयर्स कंप्लीट हो गए। तो अपने देश की राष्ट्रपति जी थी, तो प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल, उनके हाथ से उन्होंने स्तंभ लगा था। आज इस किले को बने हुए 900 साल से ऊपर हो चुका है। इस किले को बने हुए ये किले का परिसर होता था जहां राज परिवार रहता था। अब ऊपर अपन महल की तरफ चलेंगे, धीरे धीरे आगे की तरफ। अभी जो अपन खड़े हैं, ये है युद्ध कौशल कला का प्रदर्शन होता था यहाँ पर। जो भी सैनिक तैयार किए जाते थे सेना में, उनका, और जो घोड़े सेना में भर्ती किए जाते थे उनके लिए नीचे घुड़शाला बनी हुई थी।
इन घोड़े का भी परीक्षण होता था, सैनिकों का भी परीक्षण और घोड़ों का भी परीक्षण। अब कैसे होता था, नीचे जो पानी का टैंक लगा हुआ है, घोड़े नीचे बांधे जाते थे, उनके पानी पीने के लिए जगह बनी हुई है, आप देख रहे हो पत्थर का बना हुआ टैंक है। अब जो सैनिक होता था वो अपनी तलवार का प्रदर्शन करते हुए जो नीचे टैंक है उसके पास घोड़ा खड़ा रहता है, उस घोड़े की पीठ पे खड़ा होकर के ये जो पिलर्स बने हुए अपनी दीवार के ऊपर, ये वाले, इनके ऊपर जंप करता था। इन पिलर्स के ऊपर जंप करने के बाद, यहाँ ऊपर आने के बाद, घोड़े से जंप करने के बाद सीधा इन पिलर्स को ऊपर जंप करता था, ये जो पिलर लगे हुए उनके ऊपर, फिर इस खंबे को यूज करते हुए ऊपर की तरफ वहां तक जाता था, तीसरी मंजिल तक। फिर जैसे ऊपर चढ़ता था वैसे ही वापस नीचे उतरता था। पहला जो घोड़े की पीठ का परीक्षण होता था, ऊपर से जब उसको नीचे कूदाया जाता था सैनिक को, घोड़ा यहाँ खड़ा रहता तो उसके पीठ के ऊपर कूदते थे। घोड़ा कितना मजबूत है ये उसका परीक्षण, अगर पीठ टूट जाती तो उस घोड़े को निकाल दिया जाता, और जो घोड़ा वजन सहन कर लेता था उसको सेना में शामिल किया जाता था। और सैनिक जो घोड़े के ऊपर जब कूदता था, अगर उसके भी हाथ पांव टूट जाते तो उसको सेना से बाहर निकाल दिया जाता। मजबूत सैनिकों की भर्ती की जाती, ये युद्ध कौशल कला होती है। अब आप आ जाइए इधर से, इस सारे प्रदर्शन को यहाँ के महाराजा खुद अपने आंखों से देखते थे, जिसका लाइव प्रदर्शन होता था। महाराजा के लिए बैठने के लिए ऊपर की तरफ जो झरोखा बना हुआ है, आप देखेंगे ऊपर वो झरोखा बना हुआ, महाराजा वहां बैठते थे और उनके सामने ये सारा कला कौशल प्रदर्शन होता था। सैनिकों की और घोड़ों की भर्ती इस तरह से की जाती है, जैसे आज भारतीय सेना में भर्ती किए जाते लोगों को, वैसे ही आज जैसलमेर सेना में भर्ती होने का ये एक कलेक्शन था। बाकी समय में जब इसको यूज करना होता था तो यहाँ की महारानियां लोग होती थी, राजकुमारियां, और यहाँ की जो स्टेट नृत्यांगना होती थी वो शाम के समय यहाँ बैठ जाती थी और यहाँ नृत्यशाला की तरह इसको यूज किया जाता, नृत्य होता था, नाच गाने का प्रोग्राम यहाँ पर होता था। ये जो नेक्स्ट जगह देखने के लिए, ये यहाँ का शस्त्रालय है, एम्युनिशन रूम। यहाँ पर हर गेट के ऊपर गणेश भगवान की प्रतिमा लगाई जाती थी, जो सबसे बड़े विघ्न विनाशक होते थे, संकट मोचन होते थे, इसलिए हर प्रकार के संकटों और विघ्नों से सुरक्षा करें। दरवाजों की आप हाइट देखिए, यहाँ पर लोग जो होते थे नॉर्मली 6.5 से 7 फीट हाइट होती थी, लेकिन इन दरवाजों की अगर आप हाइट देखेंगे तो 5 फीट से ज्यादा नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से इन दरवाजों को छोटा बनाया जाता था। इसके सबसे बड़े 3 रीजन थे, 3 कारण थे। पहला कारण, यहाँ पर बहुत गर्मी होती थी और धूल भरी आंधी चलती थी, इसलिए धूल भरी आंधी हवा के साथ धूल अंदर नहीं आए और गर्मी एक साथ अंदर नहीं घुसे, उस हिसाब से इस गेट को छोटा रखा गया था। क्योंकि आदमी को अगर लू लग जाती है तो उसको पक्षाघात आने, लकवा मारने का चांस रहता है। दूसरा, बाहर से जो सैनिक आएगा उसको नहीं पता, अगर वो महल के अंदर प्रवेश करते तो भागते हुए अंदर आएगी तो सर टकराएगा और वो नीचे टकरा करके नीचे गिर जाएगा। अगर थोड़ा बहुत समझदार है तो बाहर नीचे सर झुका के अंदर चला जाए। तो यहाँ के जो सैनिक होते थे दरवाजे के पीछे खड़े रहते। हर सेना का अपना एक ड्रेस कोड होता था, दूसरा ड्रेस कोड देखते ही वो सेना वाले वो सामने वाले सैनिक को मार देते थे। सुरक्षा की दृष्टि से इस गेट का इस तरह से उपयोग होता था। और तीसरा, जो भी राजा के सामने आएगा वो सर झुका के आएगा, तो उस हिसाब से भी इस गेट को छोटा बनाया जाता था, तो राजा के सामने कोई भी जाए तो सर झुका के जाए। अब चलेंगे अपन इसके अंदर। सबसे बड़ा कारण है हाइट छोटी रखने का, गर्मी से बचाव के लिए। ये जो लकड़ी लगी हुई छत के ऊपर, ये केर की लकड़ी है, जिसके ऊपर सेवण घास डाला जाता था, उसके बाद मिट्टी डाली जाती थी और उसके बाद गोबर मिट्टी से लीप जाता था, जिससे छत क्या है वातानुकूलित हो जाती थी। सर्दी के मौसम में ये रूम गर्म रहते थे और गर्मी के मौसम में ये रूम ठंडे रहते थे। और गर्मी ज़्यादा नहीं लगे, जितनी ज़्यादा हाइट ऊपर रहेगी तो गर्मी लगेगी, जितना ज़्यादा ये मिट्टी वाले छत नीचे पास में रहेगी तो नीचे अंदर कमरा ठंडा रहेगा। तो उस हिसाब से इसको नीचे रखा गया छत को। और ये जो आप सामने देख रहे हो ये एक विशेष प्रकार का एक पेड़ होता है, जिसके ऊपर इस तरह के गोल गोल फल लगते हैं, जिनको फिर निकाल करके इनका गुंदा निकाल करके इनको गोल तरीके में बारूद रखने के लिए काम में लगाया जाता था, जिसको तुमी बोलते हैं। जब इसको पूरा लकड़ी को निकाल करके सुखाया जाता था, सूखने के बाद इसके ऊपर चमड़े का कवर चढ़ाया जाता था, उसके ऊपर ढक्कन लगा देते थे, बारूद भर के इसको बगल में टांगा जाता था। छोटी छोटी राइफल्स होती थी जिनमें गोलियां नहीं होती थी उस जमाने में, तो उसके अंदर बारूद भर के फिर फायर किया जाता था, जिसको देसी भाषा में देसी कट्टा बोलते हैं। और ये छोटा सा एक सुराही है, लोहे का बना हुआ है, पानी पीने के लिए रखा जाता था। महल में ऊपर नीचे आते जाते समय कभी भी इसको यूज किया जा सकता है। घोड़े के चामुक, ये लकड़ी का बना हुआ है घोड़े का चामुक। ये जो बना हुआ है ये ऊंट की हड्डी का बना हुआ, कैमल बोन का। अच्छा, ऊंट की हड्डी का बना हुआ, जिसके ऊपर पेंटिंग बनाया है, तो ये बहुत महंगा बिकता है। ये घोड़े की लगाम है, ये ऊंट की मोरी बनी हुई है, जिसको उसको कंट्रोल किया जाता है। ओके। युद्ध के समय का सबसे खतरनाक हथियार, जिसको धनुष बाण बोलते हैं, तीर कमान भी बोलते हैं, लंबी दूरी के लिए इसको सामने से दुश्मन को खत्म करने के लिए काम में लिया जाता था। पुराने जमाने में एक प्रकार का तीर होता था जिसको ब्रह्मास्त्र बोला जाता था, जिसको वायुमंडल को खत्म करने की उसके अंदर शक्ति रहती थी, जो देवी देवताओं के वरदान से प्राप्त था। जैसे आजकल परमाणु बम काम करता है, वैसे ही वो ब्रह्मास्त्र काम करता था। अब चलेंगे अपन राज सिंहासन देखने के लिए, इसको बोलते हैं दीवान खाना।
बहुत सीक्रेट रूम है। जैसलमेर राज्य का संसद भवन है, ये इसका दरवाजा है। सामने जो आप सिटिंग देख रहे हो, ये महारावल का बैठने का स्थान होता था। यहाँ का राज सिंहासन, राज सिंहासन क्यों बोलते हैं? सामने जो कुर्सी बनी हुई है आप देखेंगे, उसके नीचे सिंह की आकृति बनी हुई है और उसके ऊपर आसन, आसन यानी बैठने का स्थान। सिंह के ऊपर जो बैठने का स्थान होता है उसको सिंहासन बोलते हैं और जिसके ऊपर राजा बैठते हैं तो उसका नाम राज सिंहासन हो जाता है। ये जो पूरा राज सिंहासन बना हुआ चांदी का बना हुआ है, जिसके ऊपर एक तलवार लगी हुई, आप देखिए लंबी सी तलवार है, 5 फीट जिसकी हाइट है। अब आप सोच सकते हैं जो 5 फीट लंबी तलवार अपने हाथ में रखता तो उसकी हाइट बॉडी क्या होगी। इसके दोनों तरफ धार होती थी। युद्ध में ज्यादातर तलवारें ऐसी काम ली जाती। जो गोल घूमी हुई तलवारें होती थी वो खाली हाथ में पकड़ने के लिए 100 पीस के लिए तलवारें काम में ली जाती थी। इस सिंहासन के पीछे की तरफ आप देख रहे हो एक अमरेला है, छाता बना हुआ है, पीला और लाल कलर जिसके अंदर है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे उसके ये पीतल का कलश जैसे लग रहा है, जबकि वो सोने का कलश है। ये ऊपर वाला दिख रहा है सोने का कलश है। अब छाते के नीचे देखिए छोटी छोटी पत्तियां बनी हुई। ये पत्तियां जो नीचे घेरे के नीचे लगी, हाँ ये जो पीली पीली दिख रही है ये सब सोने की बनी हुई है। और पीछे जो डंडा लगा हुआ है छाते को खड़ा करने के लिए वो भी सोने का बना हुआ है। उसको बोलते हैं मेगाडम छत्र। मेगाडम छत्र का मतलब क्या है? कृष्ण भगवान की, इंद्र भगवान की विजय हुई थी जब उनका दोनों का युद्ध हुआ और उन्होंने इंद्र भगवान को परास्त कर दिया, तो इंद्र भगवान ने अपनी युद्ध को यादाश्त के रूप में रखने के लिए उनको एक मेगाडम छत्र प्रदान किया था। तो कृष्ण भगवान के जितने भी वंशज होते हैं तो वो अपने राज सिंहासन के विशेष मेगाडम छत्र को लगाते हैं, जो यादवों की सबसे बड़ी निशानी है। अब इस तरफ चारों तरफ 4 सिंहासन लगे हुए, 4 छोटी छोटी कुर्सियां लगी हुई सिंहासन के सामने की तरफ। एक तरफ मंत्री, एक तरफ दीवान, एक तरफ वित्त मंत्री और एक तरफ सेनापति। ये पांचों लोग बैठते थे। ये पांचों लोग बैठ करके यहाँ के राजकाज के बारे में नए नए कानून बनाने, नए नए नियम लागू करने, नए टैक्स लागू करने। और राज्य के लिए जब युद्ध होता था 5 लोगों के अलावा किसी को भी यहाँ अंदर आना अलाउ नहीं होता था। ये है यहाँ का राज सिंहासन। जब नया राजा बनाया जाता है तो उसको पहले यहाँ राज तिलक करते हैं, उसके बाद पब्लिक के सामने जो बाहर मार्बल का सिंहासन देखा था वहां ले जाते हैं। ये है हमारे भूतपूर्व महारावल बृजराज सिंह। 13 मार्च 1982 में इनका राज तिलक हुआ था और 20 मार्च 2020 में इनकी डेथ हो गई कोरोना काल के अंदर। अभी इनके लड़के हैं चित्तनीराज सिंह, वो यहाँ के राजा हैं। अभी जो अपन खड़े हैं, पुराने ज़माने में दूरबीन या कैमरे वगैरह नहीं होते थे। उस ज़माने में दूरबीनी नहीं होती थी, कैमरे नहीं होते थे, तो उन्होंने अपना जो साइकोलॉजी थी, अपनी इंजीनियरिंग थी, उस हिसाब से यहाँ पर एक खिड़की रख करके एक दूरबीन बनाया, जिसको उस ज़माने का टेलीस्कोप बोल सकते हैं या कैमरा बोल सकते हैं अपन। यहाँ से पहले गेट के ऊपर नज़र रखी जाती थी। जब कभी भी अचानक कोई आक्रमण होता था तो उस गेट के ऊपर जो सैनिक खड़े रहते थे वो लाल झंडा हिलाते थे। और यहाँ नीचे से जो अपन ऊपर से नीचे से देखा था, ये जो नगाड़ा बुरुज, या नगाड़ा बुरुज के अंदर नगाड़ा बजा दिया जाता था, जिससे क्या होता था पूरा सेना और पूरा शहर अलर्ट हो जाता था और उसके बाद युद्ध की तैयारी की जाती थी। ये नगाड़ा बुरुज जो अपन ने नीचे से देखा था। और ये सीसीटीवी कैमरे उस जमाने के पहले गेट के ऊपर नजर रखने के लिए। अभी जो अपन खड़े हैं इसको बोलते हैं होली चौक। यहाँ पर होली मनाई जाती थी क्योंकि ये लोग भी कृष्ण भगवान के वंशज है, इसलिए होली बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन होता है। लेकिन रेगिस्तान में पानी की बड़ी महत्ता होती थी, इसलिए पानी के साथ जब होली खेलते थे तो ऊपर सारे राजा लोग और राज परिवार के लोग, और यहाँ राज परिवार की औरतें खड़ी रहती थी, रानी महारानी राजकुमारियाँ वगैरह सब। जब ऊपर से कलर वाला जो पानी डाला जाता, रंग वाला पानी उनके ऊपर गिराया जाता था, तो इस नाली के द्वारा उस पानी को नीचे वापस इकट्ठा किया जाता था। ये नाली नीचे जा करके जिसके आगे बहुत बड़े बड़े तांबे के बर्तन रखे जाते थे, जिसमें सारा पानी इकट्ठा हो जाता था। उस पानी को वापस यूज करने के लिए क्या किया जाता था, उसके अंदर मुल्तानी मिट्टी डाली जाती थी और फिटकरी डाली जाती थी। फिटकरी से क्या होता था, पानी कलर से अलग हो जाता था और उस सारी गंदगी को लेकर के मुल्तानी मिट्टी पेंदे में बैठ जाती थी। फिर वही पानी नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, पशुओं को पिलाने के लिए, कपड़े धोने के लिए काम में होता था। रेगिस्तान में पानी की कमी होने के कारण एक पानी को 3 दिन 4 बार यूज किया जाता था, उसी को वापस छान करके। अब चलेंगे अपन अंदर की तरफ। ये क्या बना सर? ये तो अभी रखा है ऐसे 100 पीस फौरा। ये सारी 15वीं शताब्दी की मूर्तियां हैं। बाहर मंदिरों में होती थी। मुगलों के द्वारा जब मंदिरों को तोड़ा जाता था तो वहां से इकट्ठा करके यहाँ ला करके राजभवन में रखी, सुरक्षित रखी जाए। कलाकार जो अपनी कलाकृति बनाता है अपनी सोच और समझ के अनुसार बनाया जाता है। ये जो पहली मूर्ति आप देख रहे हो ये कृष्ण भक्ति रस के अंदर बनी हुई है। रेत में दबने के कारण ऊपर पानी लगने के कारण ये काली हो गई है। इनके ऊपर पानी नहीं लगा तो जैसलमेर पत्थर में बनी हुई भगवान श्री रामचंद्र की प्रतिमा वैसी की वैसी है।
ये जो गेटअप देख रहे हो आप, ये जो ड्रेस वेशभूषा है, ये श्री रामचंद्र भगवान का जब वनवास दिया गया था उस समय का उनका है। और पीछे जो तीसरे नंबर की जो आप प्रतिमा देख रहे हो, ये औरतों के अंदर 16 श्रृंगार होते हैं। उनमें से जो अंतिम श्रृंगार होता है मांग में सिंदूर भरना, तो दर्पण को देख करके, दर्पण में देख करके स्त्री अपनी मांग भर रही है, वो है श्रृंगार है स्त्री का, उसके लिए प्रतिमा है जिसमें औरतें सबसे ज्यादा समय रहती है अपने केश संवारने के लिए। और रेगिस्तान में जब स्नान करते थे तो बालों के अंदर जो पानी होता था उसको भी वेस्ट नहीं करते थे, व्यर्थ नहीं जाने देते, उसको भी काम में लिया जाता था। तो रूम के अंदर जो मिनी प्लांट पौधे होते थे, नीचे देखिए आप पौधा बना हुआ मिनी प्लांट, उस पौधे के अंदर इसके बालों के पानी को दिया जाता था, ड्रिप ड्रिप उसके अंदर पानी जाता था। तीसरा, एक औरत पत्र लिख रही है, तो पुराने जमाने में भी हिंदुस्तान के अंदर औरतों को पढ़ाया जाता था। तो ये राजकुमारियों को पढ़ाया जाता, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, अरबी फारसी पढ़ाया जाता था ताकि वो योगी बने। और ये जो प्रतिमा है कृष्ण भक्ति रस के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जब पोस्ट ऑफिस नहीं होते थे, डाकघर नहीं होते थे, उस जमाने हिंदुस्तान में डाकघर की व्यवस्था थी, वो किस तरह से होती थी वो इस प्रतिमा के द्वारा दिखाया गया। पुराने जमाने में कबूतरों को प्रशिक्षित किया जाता था, जिसको सुख बोला जाता था, सुख संदेश होते थे, एक जगह से दूसरी जगह जो कबूतर होते थे वो पत्रों का आदान प्रदान करते थे। वो ये एक 12 प्रकार के रस होते हैं हिंदू धर्म के अंदर, उनमें से एक रस है माता का अपने पुत्र के प्रति, जिसको वात्सल्य रस बोला जाता है। वात्सल्य रस का मतलब होता है जब माता अपने बच्चे को दूध पिलाती थी तो उसको लोरी सुनाती थी, तो उसकी प्रतिमा है। और ये वही वापस कृष्ण भगवान के भक्ति रस में डूबी हुई प्रतिमा है। और ये जो मंदिर बनते थे उसके ऊपर जो गोल टॉप डोम बनाया जाता था, टॉप बनता था, उसके अंदर अप्सरा और गंधर्व की प्रतिमा बनी हुई ऊपर की तरफ जो गोल बनाता था उसको। तो पुराने जमाने में जब नीचे कोर्ट, जो नीचे के वाले न्यायालय होते थे, उनके न्याय से जो लोग संतुष्ट नहीं होते थे वो खुद राजा से न्याय करते थे। तो राजा महीने में एक बार आम दरबार लगाते थे, जनता का दरबार, जिसके लिए राजा यहाँ बैठते थे। और ये चौक होता था जहाँ पब्लिक बैठती थी। महल के अंदर आम पब्लिक को जाना अलाउ नहीं होता था, इसलिए एक डायरेक्ट दरवाजा था, यहाँ से सीधी जनता ऊपर आती थी, यहाँ बैठ दिए जाते थे और उसके बाद राजा से वो न्याय मांगते थे। राजा जो भी न्याय करते थे वो फाइनली न्याय होता था, उसको माना जाता था। ये एज ए सुप्रीम कोर्ट होता था। लेकिन एक परंपरा होती थी, राजा के पास कोई भी खाली हाथ नहीं आता था। गरीब से गरीब आदमी है तो अगर फूल भी ला सकता है, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो फूल ला सकता है, कुछ फल ला सकता है, लेकिन राजा के पास खाली हाथ नहीं आएगा। कुछ न कुछ उनको ला करके यहाँ उनके आगे टेबल रखी होती, इसके ऊपर रख देते थे, जिसको राजस्थानी परंपरा में बोला जाता था नजराना भेंट करना। नजराना भेंट करने के बाद वो अपनी बात रखते थे और उसके ऊपर राजा फैसला सुनाते थे। जो राजा फैसला सुनाते थे वो लास्ट डिसीजन होता था, अंतिम निर्णय। जैसलमेर शैली में जैसलमेर का जो गोल्डन सैंडस्टोन है, पीला रेत का पत्थर है, उसके ऊपर बारीक से बारीक कारिंग में ये बड़ा काम, उससे ये छोटा काम, उससे ये छोटा काम, उससे छोटा काम, उससे छोटा काम, और ये सबसे बारीक काम। इतना बारीक कारिंग का काम कहीं नहीं। दिखने में लकड़ी जैसा लगता है लेकिन ये लकड़ी नहीं है, इसके ऊपर पेंट कर दिया है, इसलिए कारण ऐसा ब्राउन कलर का लग रहा, जबकि पूरा पीले पत्थर के ऊपर काम है। यहाँ राजा का सिंहासन लगता था, राजा यहाँ बैठते थे। यहाँ से देखेंगे पूरा शहर का व्यू दिखेगा, पूरा शहर दिखता है यहाँ से बेस्ट सिटी व्यू। जैसलमेर जिले के अंदर, इस शहर के अंदर ये सबसे ऊंची जगह है, राजमहल का टॉप है ये। 1367 में महारावल गढ़सी सिंह के द्वारा इसको बनाया गया था। गढ़सीसर सरोवर, जिसको गढ़सीसर बोलते हैं, गढ़सीसर सरोवर भी बोलते हैं, गढ़ी सागर भी बोलते हैं, 3 नामों से बोलते हैं। रेगिस्तान के अंदर इतना बड़ा पानी होना बहुत बड़ी बात है, इसलिए इसको सागर की उपमा दी गई। पुराने जमाने में जब सिल्क रूट चलता था तो राजा को 4 तरह से इस गढ़ीसर तालाब से आय होती थी। पहला आय होता था कि यहाँ धर्मशालाएं बनी होती, जिसमें व्यापारी लोग, जो सिल्क रूट के व्यापारी वो ठहरते थे, उसका किराया। दूसरा, वो लोग सामान बेचने के लिए जाते थे, उसका जो टैक्स आता था वो। तीसरा, राजा यहाँ से आगे घोड़े नहीं चलते थे, रेगिस्तान शुरू होता तो राजा अपनी तरफ से जो ऊँट देते थे उसका किराया लेते थे। और चौथा, अपनी सेना भेजते थे साथ में, ताकि व्यापारियों को कोई लूटे नहीं। और जैसलमेर में जो लोकल माल तैयार होता था जैसलमेर का, सिल्वर के जो चांदी के गहने हैं, एम्ब्रॉयडरी पैचवर्क की बेडशीट, बेड कवर है, ब्लॉक प्रिंट की चादरें होती थी वो है, और कैमल लेदर के जूते, ऊँट के चमड़े से जो जूते वगैरह बनते थे, वो सारा सामान इन व्यापारियों के साथ वहाँ भेजा जाता था। सामने आप देख रहे हो नीचे एक हरा भरा पेड़ दिख रहा है, उसके पास ऊपर छोटे छोटे मिट्टी के गुंबद बने हुए, वो सालम सिंह का हवेली है, जो कभी दीवान होता था 17वीं शताब्दी के आसपास जैसलमेर, जिसके कारण पूरे जैसलमेर का विकास रुक गया था। क्योंकि उसके ज़माने में बहुत बड़ा कोई राजा नहीं था, छोटे छोटे राजकुमार थे, तो राजकाज का काम पूरा उसके हाथ में था। तो उसने इतने सारे टैक्स लगा दिए कि पाली वालों को 84 गाँव एक रात में खाली करने पड़े, जिसका नाम है कुलदरा, जो फेमस है, जिसको हेरिटेज हॉन्टेड विलेज के नाम से आज भी जाना जाता है। अब ये अपना सूर्य घड़ी है, पुराने ज़माने में समय देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। और ये एक प्रकार का रमन भी है, रमन शास्त्र है। हिंदू शास्त्र के अंदर जो ज्योतिष का काम देखा जाता था, दिशाओं का ज्ञान होता था इससे।
और आने वाला भूत भविष्य काल भी, भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल भी इसी से देखा जाता था। जो ब्राह्मण ज्योतिष लोग होते उससे देख के बताते। लकड़ी का डंडा ऐसे खड़े करते थे जिससे जो छाया होती थी, एक छाया इस लकीर से इस लकीर तक छाया आती थी, तो 3 घंटे का समय व्यतीत होता था। पुराने जमाने में 3 घंटे के समय को एक पहर बोला जाता था। 1 2 3 4 4 पैर दिन के होते थे और 4 पैर ही रात्रिकालीन होते थे। 8 पैर होते थे दिन और रात में, एक पैर 3 घंटे का होता था। लकड़ी के डंडे के द्वारा रात्रि के समय लकड़ी के डंडे के ऊपर दीपक लगा देते जिससे उसकी छाया दिखाई देती थी। अब इनमें चारों दिशाओं को भी दिखाया गया है। जैसे आप देखेंगे पूर्व बना हुआ है, इधर उत्तर बना हुआ है, ये दक्षिण बना हुआ है और पश्चिम में। और इसमें वायव्य कोण भी है, ईशान कोण भी है, नेत्रीय कोण भी है, ये कोण भी बने हुए, चारों कोण भी है। अब इसमें मारवाड़ी भाषा में लिखा हुआ है, यहाँ पर सुगाल महसाणा, यहाँ पर लिखा हुआ दुकाल। दुकाल का मतलब होता था अकाल पड़ेगा, बारिश नहीं होगी, पशु मरेंगे, राज्य में बीमारी रहेगी। सुगाल महसाणा होगा तो खूब बारिश होगी, धन धान्य के भंडार भरेंगे, लोगों में बीमारी नहीं होगी, लोग खुशहाल रहेंगे, राज्य में धन संपदा आएगी। तो ये कोड़ियाँ लेकर के उसके ऊपर 7 कोड़ी लेकर के उसके ऊपर फेंकते थे जो ज्योतिष लोग होते थे। उनमें से 4 कोड़ियाँ अगर यहाँ पर आती थी तो समझा जाता था कि ये जो सुगाल रहेगा। यहाँ पर अगर 4 कोड़ी आती थी तो उन कोड़ियाँ अगर किसी ऋषि बाग में आती तो पता चलता था अकाल पड़ने वाला है। ऐसे ही नॉर्मल समय रहने वाला है ये, और ये होता था कुछ आपदा आने वाली है। तो ये कोड़ियों के अनुसार ज्योतिष लोग होते थे वो कहते थे कि अपने ज्ञान के अनुसार इसका ज्ञान करवाते थे। और वो जो बना वो तिथि का कैलेंडर है। अपने जो हिंदू शास्त्र के अंदर तिथियां होती है, एकम से लेकर के अमावस्या तक, और अमावस्या से लेकर फिर वापस पूर्णिमा तक, एकम से लेकर के पूर्णिमा तक, ये जो 30 दिन की 30 तिथियां होती है उसका ज्ञान करने के लिए होता था ये दोनों कड़ियाँ। देख रहे हो ऊपर की तरफ लाइट लगी हुई, अमेरिकन लैंप्स, इसमें लाल कलर की बत्ती लगी हुई है। जैसलमेर के राजा जब यहाँ शहर में होते हैं तब इस लाल लाइट को जगाया जाता है। ये निशानी होती है किसी को शहर में मिलना होता था तो पता चल जाता है कि हिजनेस माराव लोग यहाँ पर है। और माराव लोग जब आउट ऑफ सिटी होते हैं, शहर से बाहर होते हैं, तो इस बत्ती को बुझा दिया जाता है, तो इसको नहीं जलाते। तो लोगों को ये एक निशानी होती थी, सिग्नल होती थी, अपना राजा यहाँ पर है, यहाँ बाहर है, पता चलता था। आई सर्वोत्तम विलास, ये महारावल शालिवाहन सिंह का बेडरूम था। महारावल शालिवाहन सिंह जिनकी हाइट थी 7.5 फीट, 7 से 7.5 फीट, ये उनका। अभी इसका मेंटेनेंस चल रहा है, इसकी छत को गिरा करके गिर गई थी, इसको वापस नया बनाया गया है। और इसकी दीवारों के ऊपर जो टाइलें लगी हुई है ये इटालियन टाइल्स है, ये इटली से मंगवाया गया था अंग्रेजों के ज़माने में। और ये जैसलमेर पत्थर को बहुत ही बारीक कटिंग करके स्मूथ करके लगाया गया है। ये जरोखा है, यहाँ पर राजा लोग बैठते थे। इसको अपन खोल के देख सकते हैं, अभी इन्होंने लॉक कर दिया, नहीं तो खोल के बैठ सकते हैं। अंदर आप दिखा सकते हो कांच के अंदर से राजा महाराजा लोग यहाँ बैठते और यहाँ हवाखोरी के लिए हवा आती थी, हवा में बैठते थे। और ये सुबह सूर्य उदय के समय में राजा लोग यहाँ बैठते थे। सर्दी के मौसम में धूप सेवन करने के लिए महाराजा है महारानी लोग हैं यहाँ पर बैठा करते थे। यहाँ पर उनका बेड वगैरह लगा होता, वो अभी यहाँ से हटा दिया गया है। पीछे की तरफ जाता था तहखाना होता था जिसको रणवास बोलते थे। राजा और रानी के मिलने का जो बेडरूम होता था उसको रणवास बोलते थे। वो बहुत ही गुप्त जगह होती थी। यहाँ पर जो ड्यूटी करते थे वो राजा के खास जो जिनके ऊपर अति विश्वास होता था वजनी सैनिकों को लगाया जाता था। क्योंकि राजा जब आराम में हो तो राजा को मार करके राजा का मंत्री, राजा का भाई, राजा का दीवान हमेशा राजा बनने की फिराक में रहता था, तो उसको कभी भी मारा जा सकता। तो अपने खास विश्वास पात्र सैनिकों तो उनको ड्यूटी पे लगाया जाता जब रानी लोगों से मिलना होता था। तो ये इनका रणवास था। रानी का महल शुरू होता है यहाँ से। ये रानियों को बैठने के लिए जरूरत होता था, धूप सेवन करने के लिए। गर्मी के मौसम में यहाँ घास लगा दी जाती थी और फिर यहाँ अंदर बैठ जाते हैं। जिससे क्या होता था, अंदर रूम में जब गर्मी होती थी तो घास लगा के पानी छिड़क दिया जाता था। हवा आती थी, धूल बुरी आंधी, गर्मी के मौसम में आंधियाँ चलती थी तो गीले घास का धूल रुक जाती थी और फिर फ्रेश एयर अंदर आती थी। तो यहाँ बैठ करके रानी लोग आराम करते थे। तो वो जरोखे बने हुए। और ये इनके रूम है, अंदर आएंगे अपन। रानी कक्ष, इसके अंदर पीछे जो सामने आप पेंटिंग देख रहे हैं वो पेंटिंग, ये जब यहाँ पर गणगौर माता की प्रतिमा रखी हुई थी, अभी इसका मेंटेनेंस का काम चला इसलिए गणगौर माता की प्रतिमा को हटा दिया गया है। तो उसमें बताया गया है, आप देखिए आगे आगे सेना चल रही है, पीछे घोड़े वाले चल रहे हैं और बीच में औरतें गणगौर माता की प्रतिमा को लेकर चल रही है। जो पट्टी दिख रही है बीच वाली उसके नीचे की तरफ लेडीज दिख रही है, देखो उनके सर के ऊपर गणगौर माता है। उसके बाद फिर सेना है जिसकी सेना के घेरे में राजा जी चल रही है और आसपास आम पब्लिक चल रही है। वो जो पीछे किला दिखाया गया, किले में से ये शोभा यात्रा निकलती है और सीधे नीचे की तरफ गड़ीसर दिखाया गया तालाब, वहां तक ये जाती थी, जहाँ तक ये शोभा यात्रा के साथ में गणगौर माता के साथ राजा चलते थे। तो ये कहते हम भारत में रहते हैं लेकिन हम जैसलमेर के जो लोग हैं तो पूरे भारत को अपने अंदर में जैसलमेर समेटा हुआ। ये जैसलमेर का किला है, अगर आप सामने इधर से आके देखेंगे तो आपके भारत के नक्शे जैसा लगेगा पूरा। तो जैसलमेर का किला बना हुआ उसका मॉडल है, ये पूरा भारत के नक्शे जैसा ही है।
अब अपन इसको दिखाते हैं आपको कि अभी प्रेजेंट टाइम, अभी हाल में हम कहाँ खड़े हैं। ये अभी अपन यहाँ पर खड़े हैं, ये टॉप पे गए थे अपन, वहाँ से नीचे आए थे, गणगौर वाला रूम देखा। अब ये जहाँ ये मॉडल रखा हुआ यहाँ पर खड़े, इसके बाद रानी के महल में जाएंगे, फिर सुरंग के रास्ते से बाहर निकल जाएंगे। अब शुरुआत करते हैं किले की। किले की शुरुआत कैसी होती है। ये किले का पहला गेट है, आखे प्रोल, जहाँ अपन खड़े हुए थे। यहाँ से अब ऊपर आए, सूरज प्रोल, बेरीसाल बुरुज देखा, ये दूसरा गेट है सूरज प्रोल। यहाँ से घूम के गए, सूर्य मंदिर देखा, फिर उसके बाद तीसरा गेट है जिसको गणेश प्रोल बोलते हैं, जो पहला गेट होता था 1156 में। फिर इसमें चौथे प्रोल के पास है अपन हवा प्रोल बोलते हैं इसको। यहाँ से नगाड़ा ब्रिज देखा था आपने, ये राजा का महल देखा। यहाँ से एंटर होते अंदर मेन चौक में आए, जिसको दशहरा चौक बोलते हैं। दशहरा चौक से अपन फिर अंदर घुसे टिकट लेकर के, फिर राजमहल में होते हुए टॉप पे गए। फिर यहाँ गणगौर वाला कक्ष, ये अभी रानी, ये जो रखा हुआ है मॉडल वहाँ। उसके बाद रानी महल में, रानी महल से फिर सुरंग रास्ते से बाहर निकल जाएंगे। ये तोप रखी हुई है इस दिशा की, ऐसे ही चारों दिशाओं में 4 तोपें रखी हुई है। और ऐसे आप देखेंगे गोल राउंड दिख रही है आपको, छोटी छोटी दिख रही है। ये टावर है, बुरुज है, 99 बुरुज बने हुए। 99 बुरुज इसलिए कि त्रिकोण आकृति की पहाड़ी है, इसलिए 99 बुरुज बने हुए इसके अंदर। आपको बताया था ये किले का मेन चौक है। इसके बाद में किला 4 भागों में विभाजित है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये क्षत्रिय लोगों का रहने का स्थान था। फिर यहाँ से ये जो गली जा रही पीछे की तरफ, ये ब्राह्मण लोग रहते थे। यहाँ से सेंटर में जो गली रहती, यहाँ ब्राह्मण वैश्य लोग रहते थे। और यहाँ से जो पीछे गली जा रही, यहाँ पर शूद्र लोग रहते थे। ये 4 वर्णों के लिए रहने का स्थान था, और ये राजा का स्थान था। चारों लोगों के अलग अलग अंदर अपनी कॉलोनी में कुएं बने हुए थे, जिससे लोग सांप्रदायिक किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा ना हो, शांतिपूर्वक रहे। और राजा जब कभी कुछ भी कामकाज होता था, जो भी फैसला करना तो राजा के द्वारा करा जाता, वो सबको शांतिपूर्वक रखते थे। नीचे से देखेंगे तो पूरा भारतवर्ष का नक्शा जैसा लगता है। एक पहाड़ी जो सबसे लंबी है, उसके बाद छोटी छोटी 2 पहाड़ियाँ, 3 त्रिकुटा पहाड़ी है, जिसके कारण इसको त्रिकुटगढ़ भी बोला जाता था। दिखने में भारत के नक्शे जैसा। ये आप देख रहे हो महारानी कक्ष लिखा हुआ है, हेत निवास। महारानी हेत जी का ये निवास होता था। अभी इसकी मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इसलिए इसके अंदर कामकाज से तो इसके अंदर जो पलंग वगैरह रखी हुई थी, शयन कक्ष बना, उस सबको निकाल दिया है। ये पूर्णतः तैयार हो जाएगा, उसके बाद में इसको दिखने लायक रहेगा। महारानी, उसके बाद पटरानी, उसके बाद नॉर्मल रानी। तो महारानी जी का ये स्थान होता था। जो महारानियाँ होती थी, जैसे एक महारानी है या 2 है 3 है, तो अलग अलग महारानियों के लिए अलग अलग रूम बने होते। तो ऊपर अपन देख के आए वो, उसके बाद ये दूसरा और ये तीसरा। ये दिन में सिटिंग होता था। महारानियाँ, पटरानियाँ, रानियाँ यहाँ आकर के महारानी जी से मिलने के लिए बैठी। तो यहाँ पर राजस्थानी एक गेम होता है जिसको आजकल लूडो बोला जाता है, चौपट पासा खेलते हैं। महाभारत में भी उसको बसाया गया, चौसर बोलते हैं। ऐसा एक गेम होता था, यहाँ पर वो लोग बैठ कर खेलते थे। पुराने ज़माने में जब बिजली नहीं होती थी, जब बिजली बिल्कुल नहीं होती थी, तो फिर हवा के लिए स्थान बने होते थे, खिड़कियाँ बनी होती थी। खिड़की की दरवाजा इसको खोल दिया जाता था, और यहाँ लकड़ी का फ्रेम बना के उसके ऊपर घास डाली जाती थी, घास को गीला कर देते थे। गर्मी के मौसम में यहाँ आंधियाँ चलती थी। राजस्थान में आंधी खूब चलती, इसलिए पवन विंडमिल भी यहाँ लगी हुई है। तो जब वो आंधी आती थी तो गीले घास के कारण धूल रुक जाती थी, फ्रेश अंदर आ जाते, हवा आती थी, फ्रेश हवा, तो पूरा रूम को एसी की तरह ठंडा कर देती थी, बिल्कुल शांत चिल्ड, और पूरा रूम ठंडा रहता था। और ये जो पत्थर है, ये भी रेत के बने हुए, तो इनकी एक खासियत है, धीरे धीरे गर्म होते हैं और धीरे धीरे ठंडे होते हैं। तो रूम हमेशा गर्मी के मौसम में ठंडा रहता था और सर्दी के मौसम में गर्म रहता था। देख रहे हो सामने, ये यहाँ की एक बहुत बड़ी प्रेम कहानी है। पूरे भारतवर्ष में 4 प्रेम कहानियाँ फेमस है, जूलियट रॉबर्ट्स, हीर रांझा, लैला मजनू। वैसे ही जैसलमेर की थार रेगिस्तान की एक अमर प्रेम कहानी है, जिसको मूमल एंड मेंद्रा बोला जाता है, डोला मारू भी बोला जाता है। ये जो आप लेडीज देख रहे हो खड़ी है अपने महल के अंदर, इसका नाम है मूमल। यहाँ से जैसलमेर से 17 किलोमीटर दूर लोधरवा नगर है, जो पुराना जैसलमेर होता था 1156 से पहले। वहाँ पर पोवार राजपूतों का राज्य होता था, उनकी की राजकुमारी थी जिसका नाम था मूमल। ये बहुत ही होशियार थी, इसका दिमाग इतना तेज चलता था कि ये शतरंज की इतनी बड़ी खिलाड़ी थी कि इसको अपने जीवन काल के अंदर किसी ने भी शतरंज में हराया नहीं था। तो इसने अपने पति को अपना वर चुनने के लिए 4 शर्तें रखी। तो उसने 4 मंजिला महल बनाया। जैसे ही महल बनाया, महल की एंट्री होती थी, उसके आगे 2 मोम के शेर बना के रखे, जो दिखने में ऐसे लगते थे जैसे जीवित शेर है। जैसे आदमी अंदर घुसेगा, जैसे ऐसे लगेगा उसके ऊपर झपट पड़ेगा, उसको खा जाएंगे। जैसे ही वो उसको पार करके दूसरे महल में आते थे, तो दूसरे महल के अंदर इसने एक बावड़ी बना के रखी थी, जो नीचे 40 फीट गहरी थी, जिसके ऊपर उसने फूलों का कालीन बना के रखा था। एक बेल थी जिसके अंदर फूल बने होते, बीच सेंटर में एक खाली चलने का रास्ता होता था, बाकी चारों तरफ फूल रखे थे। जो भी आदमी बीच में पाँव ना दे करके साइड में कहीं फूलों के ऊपर पाँव रखता था, ऐसा लगता था जैसे कालीन है, अपन कहीं भी चल सकते हैं। तो इधर उधर रास्ते को छोड़ के पाँव देता था, वो सीधा बावड़ी में गिरता था और अंदर डूब के मर जाता था। और जब तीसरी मंजिल पे लोग पहुंचते थे, तो उस तीसरे मंजिल के ऊपर इन्होंने एक बहुत सुंदर पलंग बिछा के रखा था, जिसको
सूत के धागों से, चारपाई को, सॉरी पलंग नहीं चारपाई थी, चारपाई को सूत के धागों से बना रखा था। जो कच्चा धागा आता है सूत का उसे, उसके ऊपर क्या आता है, थोड़ा सा भी वजन लगता है तो सूत टूट जाता है। तो सूत के धागों को से चारपाई को बुन के उसके ऊपर बहुत सुंदर कालीन और उसके ऊपर एक गद्दा बिछा के रखा था। तो जैसे ही आदमी एक दो मंजिल पार के तीसरे मंजिल पे आएगा तो उसको बैठने के लिए बोलती थी। जैसे वो बैठेगा उसके ऊपर वजन आएगा कच्चे सूत के ऊपर, वो टूट जाएगा और नीचे सीधा एक 80 फीट कुआं था, जैसे बेरिसाल बुरुज बना हुआ वैसे ही उसके अंदर कुआं बना था। उसमें आदमी गिर जाता था और नीचे लोहे की किले होती उसके अंदर चुप जाती थी और आदमी धीरे धीरे खत्म होता था। और चौथा पार्ट जो होता था वो उसका रहने का स्थान था जिसमें ये रहती थी। तो उसके अंदर इसने अपने रहने का स्थान बना के रखा और वहां पर इसने एक टेबल के ऊपर शतरंज लिखा हुआ था। जब वो 3 शर्तें कोई पार करके इसके पास पहुंचेगा और जब इसके साथ शतरंज खेल के इसको शतरंज में हराएगा उसके साथ ही शादी करेगी। इसने अपने शादी के लिए ये 4 शर्तें रखी हुई थी। 4 मंजिला महल बना हुआ, इसको आज मूमल के मेड़ी के नाम से बोलते हैं। और राजस्थान के अंदर जितने भी राजस्थान सरकार के जो होटल्स बने हुए आरटीडीसी के होटल, उनको मूमल रिजोर्ट बोला जाता है। इन्हीं के नाम से वो मूमल रिजोर्ट सारे बने हुए हैं। तो इनकी सुंदरता का बखान पाकिस्तान के अंदर अमरकोट शहर है, वहाँ के राजकुमार महेंद्र सिंह ने सुना कैसे, राजस्थान जैसलमेर से मंगनियार लोग, जो लोक कलाकार लोग होते हैं, जो लोक कलाओं को सुनाते हैं, गा बजा करके काम करते हैं, तो वो जब जैसलमेर से अमरकोट गए तो उन्होंने मूमल की मेड़ी के बारे में, महल के बारे में और मूमल की सुंदरता के बारे में जब गा बजा के सुनाया तो महेंद्र सिंह इनको देखे बिना इनकी सुंदरता पे इतना प्रभावित हो गया तो उन्होंने बोला मैं इससे मिलने के लिए जाऊंगा। तो ये जो रेगिस्तान था इसके बीच में एक नदी चलती थी जिसको काक नदी बोला जाता था और इस नदी के पानी का प्रभाव इतना था कि अगर अंधा आदमी अपनी आंखों पे लगा ले तो उसकी आंखों में रोशनी आ जाती थी। तो इस नदी को पार करके आना पड़ता था और अमरकोट और जैसलमेर की जो दूरी थी वो आप समझ लीजिए 120 किलोमीटर थी। तो एक ही रात में 120 किलोमीटर आना और फिर वापस जाना बड़ा मुश्किल था। तो इन्होंने यहाँ पर जैसलमेर ये पहुँचने के बाद में इन्होंने यहाँ के कुछ जो इसकी दासियाँ थी उससे इसके महल के सीक्रेट के बारे में पता किया, इसके दासी को पकड़ करके कुछ पैसे दे के, लालच दे करके जब इसके, तो उन्होंने 3-4 शर्तें पार कर ली और इनसे मिले। तो जब मूमल और महेंद्र जब मिले तो इन दोनों के अंदर प्रेम हो गया और इसको बोला कि मैं कुछ समय बाद वापस आऊँगा, आपसे शादी करूँगा। ऐसा करके ये अपने शहर चले गए अमरकोट में और इनसे मिलने के लिए नहीं आए। तब ये काफ़ी समय बाद जब इसका इंतजार करती रही तो इनको समाचार मिला कि आज महेंद्र सिंह आने वाला। तो इनकी एक बहन थी जिसका नाम था सुमल, तो उनको बोला कि मैं भी महेंद्र सिंह को देखना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला आप लोग कलाकार के कपड़े पहन लो, जो पुरुषों के कपड़े हुए थे। तो इन्होंने काफ़ी समय तक इनसे इंतजार किया लेकिन महेंद्र सिंह नहीं आया। तो दोनों में रात को दोनों बहनें सो गई एक ही पलंग के ऊपर, एक के मर्दाना कपड़े थे और एक के जनाना कपड़े थे। तभी रात को आया, खिड़की में से इसने देखा कि भाई ये मूमल किसी पराये पुरुष के साथ सो रही, तो ये वापस चला गया, फिर वापस नहीं आया। तो मूमल ने खुद ने लोक कलाकार बन करके जब अमरकोट पहुंची और इसको गा बजा के जो अपनी बातें थी वो सुनाई तो महेंद्र सिंह इनसे मिलने के लिए आता है। और जब दोनों का कहते हैं मिलन होता है अपने महल में महेंद्र सिंह के अमरकोट शहर में, तो दोनों के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, जिसको बोलते हैं अमर प्रेम। वासना का प्रेम ना होकर के अमर प्रेम जो दो आत्माओं का प्रेम होता है, जैसे जूलियट सबर हीर रांझा लैला मजनू का, वैसे ही मूमल और महेंद्र का। तो दोनों की प्राण निकल जाते हैं और वहाँ आज अमरकोट में इन दोनों के स्मारक बने हुए हैं। वैसे मूमल की मेड़ी का भी यहाँ पर स्मारक बना हुआ है, यहाँ से 17 किलोमीटर दूर रुद्रा नगर में। अब चलेंगे यहाँ पर नीचे की तरफ। मसाले जलाई जाती थी या दीपक जलाए थे। तो ये दीपक रखने के लिए छोटे छोटे बनी हुई है अलमारी, यहाँ दीपक रखते थे। और दीपक की जो कालिख होती थी उसको भी काजल की तरह यूज किया जाता था। दीपक जो होता था वो चमेली के तेल का और देसी घी का मिला करके एक मिश्रण बनाते थे, उसमें से दीपक जलाया जाता था। और रुई को जब बनाया जाता था बाट के तौर में, तो बाट को दूध में भिगो जाता था और फिर उसको सुखो करके उसकी बाती बनाई जाती थी। फिर वो उसकी जो कालिख बनती थी उसको सुबह छान लिया जाता था, यहाँ इकट्ठा होता था, उसको खुरच कर निकाल के कपड़े में, सूती कपड़े में 7 बार छाना जाता था। छानने के बाद उसको आंखों में लगाया जाता था, जिससे कभी आदमी को मोतियाबिंद की बीमारी नहीं होती थी। ये यहाँ की काजल की खासियत है। रूम हमेशा बंद रहते थे महारानी जी के, कभी भी किसी को कुछ बोलाना तो यहाँ दासी बैठी रहती थी, एक खिड़की होती थी उसको बंद ही रखते थे। जब यहाँ से इसको खड़काया जाता था तो खिड़की खुलती थी, दासी पहले पूछती थी क्या काम है, उसके बाद ही महारानी जी से कोई मिल सकता था, सीधे डायरेक्टली नहीं मिल सकता था। ये एक छोटा सा कैमरा बोल सकते हैं अपन इसको, सीसीटीवी कैमरा। और इसी जनाना महल में जैसलमेर राज्य का खजाना होता था, इसको तहखाना भी बोलते थे और जैसलमेर राज्य का खजाना भी बोलते थे। ये बना हुआ है, ये इससे नीचे की तरफ जाते थे, जिसमें राज्य का जितना भी सोना चांदी वगैरह था वो इसी के अंदर रखा जाता। यह है रूप महल। रूप महल, रूप का मतलब होता है सुंदरता और महल यानी रहने की जो जगह है, कमरा है वो हो। अब ये अलग अलग रानियों के लिए अलग अलग रूम्स बने होते थे, ये आप देख सकते हो। अभी इसको थोड़ा
मेंटेन किया है। तो छत लकड़ी गिरा दी गई, बीम रख कर इसके ऊपर पत्थर की पट्टियाँ लगाई गई है। और यह है लोक संगीत कक्ष। रानियाँ जब फ्री होती थी, अंदर से खाली है, देख सकते हैं अपन बोले। जो रानी लोग जब लोक संगीत सुनने का मन करता था तो यहाँ लोक कलाकार लोगों को, मंगनियार लोगों को, लेडीज लोग होते थे, उसको बुलाया जाता था और यहाँ बैठ करके वो संगीत वगैरह सुनती थी। महारानी और पटरानी और नॉर्मल रानी, इन तीनों में फ़र्क क्या होता है और इन तीनों की जो कैटेगरी है वो क्या होती है। पुराने ज़माने में एक राजा 14-14, 15-15, 20-20, 21-21 रानियों से शादी करता था। तो उसका मतलब ये नहीं होता था कि वो अय्याशी के लिए ही शादी कर रहा है, जबकि एक बहुत बड़ी बात होती थी कि राजा एक से ज़्यादा रानियों से शादी करके अपने यहाँ पर लेके आता था। पुराने ज़माने में राजकुमारियों को पढ़ाया जाता था। जब राजा एक से ज़्यादा रानियों से शादी करके अपने यहाँ लाने के बाद में उनको यहाँ रखता था, उनके अलग अलग कैटेगरी की महिलाओं में, तो सबसे पहले नॉर्मल रानियाँ ही होती थी, उनको नॉर्मल तौर पे रखा जाता था। फिर उसके बाद 6 महीने का प्रशासन टीचिंग होता था उसको। अब यहाँ का जैसलमेर राज्य का जो प्रशासन है उसके बारे में यहाँ के ब्राह्मण लोग होते थे, उनको पढ़ाते थे, गुरु लोग होते थे वो। उसके बाद उनका एक एग्जाम लिया जाता था, उसमें से जो रानी क्लियर करती थी तो वो नॉर्मल रानी से फिर पटरानी बनती थी, उसका प्रमोशन हो जाता था। ये जो सामने आपने महल देख रहे हो, ये पटरानियों का महल होता था जी। और इसके बाद इससे भी हाई लेवल का एक प्रशासन टीचिंग होता था 6 महीने का, उसके से 6 महीने रानियों को पढ़ाया जाता था। उसमें से जो रानी क्लियर करती थी उसको महारानी बनाया जाता था। 3 महारानियां होती थी। तो ये जो आज का जो अपना कैंडर है, प्रशासन का एक कैंडर है, आईपीएस, आईएएस का, आरएस का, वैसे ही रानियों का एक कैंडर होता था, रानी, पटरानी और महारानी। लोग ये समझते थे कि राजा लोग ज्यादा रानियों से शादी करते अय्यासी के लिए। अय्यासी नहीं होती थी एक्चुअली, एक योग्य रानी को ढूंढने के लिए, अपने प्रशासन को सुरक्षित करने के लिए, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए, अपने राज्य का भविष्य सुरक्षित करने के लिए राजा लोग एक से ज्यादा रानियों से शादी करते थे। अगर सुंदरता को देख करके रानी से शादी कर ले, एक से या दो से, लेकिन उसके अंदर दिमाग भी नहीं है, प्रशासन चलाने की जानकारी नहीं है, तो उसका राज्य लंबे समय तक नहीं चल सकता था। इसलिए पुराने जमाने में एक राजा ज्यादा रानियों से शादी किया करता था। अब चलेंगे अपन नीचे की तरफ, जहां इनके जो सर्वेंट, नौकर चाकर लोग रहते थे वो है। और ये किले का गुप्त द्वार भी बोल सकते हैं, गुप्त रास्ता भी है, जहां से राज्य के ऊपर जब आक्रमण होता था तो रानियों को और राजा को और राज्य के खजाने को बाहर निकालने के लिए काम में लिया जाता था। और ये जो सारे कमरे बने हुए हैं ये नौकर चाकर लोगों के लिए है। और ये उनका टॉयलेट बना होता था, ये सुरंग के तौर पे बना हुआ है। ये गुप्त रास्ता सुरंग के तौर पे बना हुआ सुरंग है, जिसमें खाली समय में उनके नौकर चाकर लोग रहते थे, बाकी समय में राज परिवार को, खजाने को सुरक्षित बाहर निकालने का काम रहता। अभी इसको फोटो आर्ट गैलरी बनाया। राइट साइड में देखेंगे ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है जैसलमेर के, लेफ्ट साइड में कलर फोटो है। इधर से आप दिखाते चले आइए। देखिए, ये आप देखिए जैसलमेर किला। उस जमाने में किले के आसपास कोई शहर नहीं था तो खाली किला बना। वो जमाने की तोप रखी हुई, घोड़े रखी हुई, ये राजशाही था। और ये राजा का महल है छोटा सा, अभी इसको होटल में कन्वर्ट कर दिया सिंधी पैलेस। और ये अभी नए फोटोग्राफ से कोटड़ी पाड़ा में, ये जैसलमेर का जो क्षत्रिय लोग रहते थे पुराने जमाने में, राजपूत समाज के लोग, उनका इलाका है ये सर। और मेरे पीछे जो आप ये जो मकान देख रहे हो पुराना वाला, अभी इसको गिरा के नया बना रहे हैं, इसका रिनोवेशन का काम चला है। कभी यहाँ पर शूटिंग हुई थी नन्हे जैसलमेर की, जिसमें बॉबी देओल ने काम किया था और एक छोटा कलाकार था जिन्होंने जैसलमेर का काम, जैसलमेर में उन्होंने काम किया था, जैसलमेर के लड़के का रोल दिखाया था। वो एक ऊँट चालक था जिसको सपने में बॉबी देओल दिखाई देता और एक समय में शूटिंग करने के लिए आता और बॉबी देओल से मिलता है तो उसका सपना साकार हो जाता है। ये नन्हे जैसलमेर पिक्चर का शूटिंग। अब चलेंगे अपन तोप की तरफ। फेमस तोप है, इसको कड़क बिजली तोप बोला जाता है। जो अपन जा रहे हैं अभी, ये है कड़क बिजली तोप, जैसलमेर की सबसे फेमस तोप है। जब इसको छोड़ा जाता था या चलाया जाता था तो आकाश में बिजलियां भी चमकने लग जाती थी, ऐसा कहा जाता है। पुराने जमाने में ऊँट के चमड़े के गोले बनाए जाते थे और गोलों के अंदर बारूद भर करके इसके अंदर से आगे से इसको डाला जाता था। आगे से डाल करके ऊपर वाला ये जो पोर्शन है ये खुला रहता था। यहाँ पर रुई की पत्ती बनाई जाती थी, फिर उसको जलाया जाता था। जैसे जैसे सूखा हुआ बारूद गोलों के ऊपर डाला जाता था वो जलता था। सूखा हुआ बारूद जलने के बाद उसका एक वाइब्रेशन बनता था। वाइब्रेशन जो होता था गोले को आगे की तरफ धक्का मारता था, तो उसकी जो रेंज है वो आधा किलोमीटर तक होती थी। वो सामने जो रेलवे स्टेशन देख रहे हो आप, सफ़ेद कलर का जो रेगिस्तान दिख रहा है, वहाँ तक ये गोला जाता था। लेकिन इस गोले को चलाने से पहले एक सुरक्षा के हिसाब से इसकी जो ये गैलरी है, खाली जगह है, इसमें पानी भरा जाता था, क्योंकि अपने कानों की सुनने की क्षमता है जो कम होती थी और गोले की आवाज़ तेज होती, इसलिए कानों के पर्दे फटने का डर रहता था।
तो सैनिक जब इसमें आग लगाने के बाद होते थे तो इस खाली वाली जो मोरी है इसको बोलते हैं, इसके अंदर पानी के अंदर कूद जाते थे। आगे लोहे के फट्टे लगा दीजिए जिससे पानी बाहर नहीं जाए उस हिसाब से। और उसके बाद जब गोले छूट जाते थे एविडेंट डैशमेंट में 10 मिनट तक लोग पानी में रहते, उसके बाद फिर बाहर आ जाते थे। यहाँ से आप पूरा सिटी व्यू देख सकते हैं, सिटी व्यू देख लीजिए, उसके बाद में फिर आगे चलें।